Thank you very much. Dr. Satyanarayana Jaitiya. माननीय उपाध्यक्ष जी, बजट की चर्चा सरकार का आय व्यय, पैसा, रुपए का जो पैसा है वो कहाँ से आता है, देखो कहाँ खर्च हो जाता है, बाकी कितना टाइम ये बताओ, कहाँ पहुंच नहीं पाता है, कितना टाइम ये बताओ, जो कुछ बात समझाता है उसको बजट कहते हैं। कितना टाइम ये बताओ बताओ। और मुझे ये कहते हुए कि बताओ अभी जितने जिसको समझ में नहीं आता है तो हमारा क्या जाता है। हम तो हर कोशिश करते हैं समझाने की, और हम हर कोशिश की है समझाता है, पर नहीं समझ में आता है तो हमारा कुछ नहीं जाता है। पर अब गरीबों को समझाने के लिए तो अभी समझा ही दिया, और वो समझने की बात है। अब ना समझे वो अनाड़ी है, और इसलिए जो खिलाड़ी होता है वो तो हर बात समझ जाता है। और मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर सब खिलाड़ी हैं, 7 मिनट सभी परिपक्व और समझे हुए। 7 मिनट्स। ओके। अभी हम भाषण सुन रहे थे और सदन में सभी लोग अपने अपने प्रकार से बात करते हैं। विपक्ष का काम है, उन्होंने 18 बोला, बजट के अंदर क्या और चाहिए, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं किया। ये एक निरंतर प्रक्रिया है, और जिस प्रकार से बजट को हमने बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है, पैसा कहाँ से आता है उसको हमने बताया है। उधार रुपया कहाँ से आया, उधार और बकाया और चक्कर 24 पैसे, कारपोरेशन का टैक्स 20 पैसे, इनकम टैक्स 14 पैसे, कस्टम 9 पैसे, एक्साइज ड्यूटी 10 पैसे, सर्विस टैक्स और दूसरे टैक्स 9 पैसे, बिना टैक्स की आमदनी 10 पैसे, अन्य 4 रुपया जाएगा कहाँ। राज्यों को मदद जो दी जाने वाली है 14 पैसे मिला करके, आगे सेंट्रल प्लान 11 पैसे, ब्याज 20 पैसे, रक्षा 11 पैसे, सब्सिडी 10 पैसे, अन्य 11 पैसे और टैक्स में राज्यों का हिस्सा। ये कुल मिला करके जितना जाता है राज्यों को, वो पहले कभी नहीं गया। अभी कहा कि पैसा दे दिया राज्यों को, तो क्यों दे दिया? नहीं दे रहे थे तो कहते थे कि नहीं दिया जा रहा है। तो ये तो मैंने जैसा कहा कि समझने वाली बात है। और समाचार पत्रों ने जिस तरह से इस बजट की प्रशंसा की है, कहीं कहीं तो आधार एक विजन बनाना होगा राष्ट्र के निर्माण के लिए। हम अपने ध्येय को प्राप्त करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? समाज की सुस्थिति बनाना चाहते हैं, समाज का कल्याण चाहते हैं। आपने अपनी तरह से किया, अब हम अपनी तरह से शुरुआत कर रहे हैं, और हमने इसके लिए अभी नहीं आगे का विजन डॉक्यूमेंट भी बनाया। और इस बजट के बारे में जो अखबारों की राय है उसमें कहा है कि ये नया आर्थिक अध्याय है। अब नया आर्थिक अध्याय तो हो गई होगा, कि इससे पहले जिस प्रकार की सरकारें थी उनका अपना काम करने का अपना तरीका था, उनके तरीकों तो और कुछ अलग थे। हमने अपनी तरह से इसकी शुरुआत की है, और इसलिए मोदी सरकार के पहले पूर्ण आम बजट में बजट को देश की आर्थिक तस्वीर बदलने वाला मान रहे हैं। और इस प्रकार से, और आर्टिकल लिखा है दैनिक जागरण ने, व्यवहारिक और वृद्धि में नए प्राण फूंकने वाला बजट कहा है राष्ट्रीय सहारा ने। और एसपी का भविष्य का रोड मैप है ये बजट। इसमें अखबारों में जो लिखा गया है, और निश्चित रूप से उनने अपनी तरह से राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ सुधारों की और कदम, अब इसलिए कदम से कदम मिलाने की बात यदि आप भी करें तो कोई बुरी बात नहीं है। बड़े बदलाव की ओर इशारा करता बजट। मेगा परियोजनाओं से रोशन होगा बिजली का क्षेत्र। इस तरह से बजट के बारे में ढांचागत क्षेत्र की मजबूत होगी बुनियाद। सरकार रेल, सड़क एवं सिंचाई परियोजना के लिए करमुक्त बांड जारी करेगी। अब जो आप जानते हैं कि रेलों के बारे में, अब रेलों के बारे में जिस तरह से हम बात करते आए वर्षों से कर रहे हैं, रेलों के निर्माण की बातें, रेल नए पथ बनाने की बातें। अभी बुलेट ट्रेन की बात हुई तो कहा कि बुलेट ट्रेन क्यों आ रही है। अब दुनिया जहाँ जा रही है उसमें बुलेट ट्रेन भी आ रही है, और बुलेट ट्रेन नहीं आएगी तो बुलेट ट्रेन में यात्रा करेगा कौन? मेरे ख्याल से वही लोग यात्रा करेंगे जिसमें आप भी होंगे। और इसलिए बुलेट ट्रेन जो एक विकास का एक माप है। हमने गाँव के सड़कों के बारे में बात करी, और प्रधानमंत्री सड़क योजना जब बात की हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के अंदर, तो गांव गांव में सड़क बन गया, और आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। और इसलिए सड़क के बारे में भी हमने ढांचागत योजनाओं के बारे में, प्रधानमंत्री सड़क योजना के बारे में, सिंचाई की बात हमने की है।
और सिंचाई तो निश्चित रूप से अभी आप जैसा उल्लेख कर रहे थे कि सिंचाई में हम विदेशों में निर्यात कर रहे हैं, हम समर्थ हो गए, सक्षम हो गए, क्योंकि एक दिन में हुआ है क्या। और इसलिए सिंचाई की योजनाओं पर ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, क्योंकि आज भी हमारा यह देश है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के उसमें ज़्यादा प्रभावी हिस्सा आज भी और कृषि का है। और इसलिए किसानों की बेबूदी के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए जो कुछ उपाय किए गए हैं वो कम नहीं, और इसलिए सिंचाई का रकबा बढ़ा करके देश के अंदर ज़्यादा उत्पादन करने का जो लक्ष्य हमने लिया है उसको भी पूरा करने का काम हमको करना है। इसमें नवभारत टाइम्स ने संपादकीय लिखा, काले धन पर नकेल लगेगी, और निश्चित रूप से सारा देश का ध्यान था। आप पूछ रहे थे कि कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, पैसा आया नहीं, क्यों नहीं आया। अब वो आएगा, अपनी तरह से आएगा, जैसे गया है तो वैसे आने में भी तो उसको कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेंगे, और उपाय हमने किए हैं। और पहले दिन हमने उपाय कर दिया था कि इसके लिए हमने और सिट बना करके और निश्चित स्पेशल सारा इन्वेस्टिगेशन टीम बना करके इसकी काम की शुरुआत कर दी थी। उम्मीदों की आजमाइश पर खरा उतरने की एक कोशिश है। अब इस कोशिश को भी आप कह रहे हैं कि नाकाम कोशिश है, और अभी तो शुरुआत है और आगाज अभी हुआ है। उस आगाज के अंदर आप ज्यादा बात करें तो ठीक नहीं होगी, और मैं सोचता हूं कि हमने आगाज में अंजाम की बातें की है, गर समझ लो तो बड़े काम की बातें की है। और इसलिए इस सारी बातों में कहीं न कहीं सार है, और जिसको आप समझ रहे हैं परंतु आप कहना नहीं चाहते, मत कहिए, परंतु देश जब इन सारी बातों के परिणाम देखेगा तो मैं सोचता हूं कि इन सारी बातों का इस प्रकार से और रिस्पांस आने वाला है वो आएगा। हमारा ये बजट निश्चित रूप से देश के सामने जिस प्रकार की अर्थ की वित्त की गंभीर चुनौतियां हैं वो अपने प्रकार से उसका सामना करने के लिए ये एनडीए सरकार का अपनी तरह का नया बजट है। राज्यों को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने का लक्ष्य हमने बनाया है। हमारी जनधन योजना आम आदमी के लिए, अब पहले तो बैंकों में खाते उन लोगों के हुआ करते थे जो खाते पीते होते थे, अब तो हर आदमी का खाता हो गया है, मजदूर का खाता हो गया है। आम आदमी जाकर के बैंकों में पूछता है मेरे खाते में क्या है, उनने कहा आपने कब जमा कराया था, उनने कहा हमने कराया था। तो इस प्रकार से, और उनको रोजगार के लिए उसमें से पैसा मिलने वाला है, तो निश्चित रूप से ना प्लीज अब आप अपने अपने अर्थ लगाइए। मैंने तो कह दिया कि जो खाते पीते थे इसका मतलब अच्छे लोग थे, अच्छे घरानों के लोग थे, अपने आप को बड़ा कहने वाले लोग थे, उन्हीं के और खाते हुआ करते थे। गरीबों ने कभी बैंक का दरवाजा नहीं देखा था। इस सरकार ने जनधन योजना बना करके ये घोषणा हुई थी लाल किले के प्राचीर से, और वहां मोदी जी ने कहा था कि मैं प्रधान सेवक हूं, मैं प्रधान सेवक हूं, प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हूं। और उसने उसकी प्रधानता सेवक के नाते से जो गरीब लोगों की चिंता करने का काम किया गया था उसकी शुरुआत की है। और हमारे यहाँ तो निश्चित रूप से नीति वाक्य के रूप में कहा गया है, न कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम। सभी प्राणियों के कष्टों को दूर करने के संकल्प के साथ सरकार ने प्राचीर, लाल किले के प्राचीर से इसकी उद्घोषणा की थी, और इसलिए उस घोषणा को पूरा करने के लिए ये बजट इसकी शुरुआत है। और इस शुरुआत में माननीय जेटली जी ने जिस तरह से इस सारी बातों को, विविध आयामों को पूरा करने के लिए उपाय किए गए हैं, और उस आयामों को निश्चित रूप से जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहा गया है और जिस तरह से उन सारी बातों को मजबूती देने का काम हुआ है, सड़क, बिजली और पानी, और ऊपर वाले की हो जाए मेहरबानी, तो फिर अब आप मत करना आनाकानी, क्योंकि ये बात जिसने नहीं जानी उसको पड़ा पछतानी। और इसलिए हम कहते हैं कि आप सच्चाई को समझ लीजिए। बिजली एक एनर्जी का सोर्स है, उसको होना बहुत जरूरी है। और जैसे कोयला के क्षेत्र में अभी जो काम किया गया है, कोयला के क्षेत्र में जो फिर से नीलामी की गई है, उससे जो पैसा आने वाला है राज्यों की और समृद्धि के लिए, वहां पर जो बिजली पैदा होने वाली है अधिक से अधिक, उन सारी बिजली को देख करके, और निश्चित रूप से कई राज्य तो अपने आप में आत्मनिर्भर हो गए। और इस दृष्टि से बिजली के मामले में भी जो ऊर्जा का स्रोत है, रोजगार के लिए, कारोबार के लिए जो बहुत जरूरी है, उस बिजली को काम करने का, बिजली को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का काम हमने किया है। निश्चित रूप से बहुत सारी बातें हैं, और चूंकि समय की सीमा में जान रहा हूँ, और वहाँ से कहा गया था कि साथ चले हम, मिलकर चले हम। अब आह्वान तो किया है, और इसलिए यह कदम जो विश्वास का कदम है, इसको बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से एक साहस की जरूरत होती है, एक विजन की जरूरत होती है। और सरकार ने अपने विजन के साथ यह कदम बढ़े वह कदम बढ़े, हम कदम बढ़ाए मंजिल तक, यह पौध लगे वह पौध लगे, बढ़ जाए छाए मंजिल तक, चट्टाने आए दे धोके, दुर्भाग्य भले राहे रोके, ताकत कदमों में चलने की, फिर क्या मौके या बेमौके, उम्मीद उठे उम्मीद बढ़े, उम्मीदें जाए मंजिल तक। और इसलिए हमने उम्मीद के साथ
इसकी शुरुआत की है। हमने कहा है कि ये सारी बातों को करने के लिए जिस जज्बे की जरूरत होती है वो जज्बा इस सरकार में है और निश्चित रूप से उस जज्बे के साथ हम आगे भी बढ़ना चाहते हैं। आगे की बातों में देश हित के काम को प्राथमिकता देंगे, देश के हित में करेंगे काम। आप भी इस पेगाम को समझते हुए और साथ आए। और हमने तो हमारा जीवन का लक्ष्य ही है, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों को मात कर राष्ट्र विजयी हो हमारा। हमने कहा है कि राष्ट्र की विजय की पताका को विश्व गगन में फहराने का संकल्प लेकर के इस सरकार ने आगाज किया है। आपका साथ चाहिए और निश्चित रूप से अच्छी बातों को करने के लिए आप साथ देंगे, देते हैं और देते रहिए। मैं कहना चाहता हूं कि इन सारी बातों के बाद भी आगे भी जिस तरह से हमने पारदर्शी की कोयला की नीलामी, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, अगले साल 8% ग्रोथ का लक्ष्य हमने रखा है, मुद्रास्फीति 6% से नीचे रखने का लक्ष्य हमने बनाया हुआ है, जीडीपी 7.4% का अनुमान है, गांव के विकास के लिए कृषि विकास में वृद्धि करने का काम है। कौन बनाता है हिंदुस्तान? गांव का गरीब किसान। और इसलिए गांव का विकास होना चाहिए, वहाँ सारी सुविधाएं पहुंचना चाहिए। आज भी वहाँ की शिक्षा के अंदर उसका उच्च स्तर बढ़े। मैंने सरकार से पहले भी आग्रह किया हुआ था कि गांव की शिक्षा को उन्नयन करने के लिए और उपाय किए जाना चाहिए। गांव की शिक्षा हम देख रहे हैं कि भिक्षा की तरह से होती है, और गांव की शिक्षा में पढ़ करके गांव का आदमी, गांव का बच्चा जब पढ़ करके जाता है तो निश्चित रूप से अंग्रेजी स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में और अनेक प्रकार के स्कूलों में जहां अंग्रेजी माध्यम है वहां से बच्चों से और आगे नहीं बढ़ पाता है, और निश्चित रूप से गांव का बच्चा पीछे रह जाता है। और इसलिए देश की आबादी का प्राय 100 करोड़ नहीं तो 120 करोड़ लोग ऐसे हैं, उनके बच्चे ऐसे हैं कि जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है। और इसलिए मैंने कहा था सरकार को कि नवोदय विद्यालयों का और प्रारंभ करने का काम करे, ज़्यादा से ज़्यादा नवोदय विद्यालय बनाए, उसमें गरीबों के बच्चों को। और गरीब तो निश्चित रूप से जन्मना गरीब हो जाता है, आर्थिक और सामाजिक न्याय उसको नहीं मिल पाता है। जब आर्थिक सामाजिक न्याय नहीं मिल पाता है तो फिर राजनीतिक न्याय की प्रत्याशा कैसे वो कर सकता है? और इसलिए हर सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के अपेक्षित जो लोग हैं उनके प्रति हम न्याय करने का काम करें, सामाजिक समता का काम करें। आज भी अंतर है लोगों के सोच के अंदर। निश्चित रूप से कुछ लोग आरक्षण के बारे में कहते हैं, आरक्षण के कारण से कुछ लोग यहाँ तक तो आ गए हैं, किंतु उनकी यात्रा जो है आज भी निश्चित रूप से जिस तरह से बाकी के लोगों की चलना चाहिए उसके लिए कोई संभावना इसलिए नहीं बची रह जाती कि उनकी शिक्षा का प्रबंध नहीं है। और इसलिए पहली बात है यह कि सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए। कुछ बातें मैं संक्षिप्त रूप में कह करके अपने समापन की ओर जाऊंगा। निश्चित रूप से हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर 4 देश के अंदर कुंभ के मेले आयोजित होते हैं और महाकुंभ उसको कहा जाता है। उज्जैन में भी अगले वर्ष 2016 में महाकुंभ का आयोजन है। सारे देश भर के लोग वहां पर आते हैं, श्रद्धा से आते हैं, और निश्चित रूप से उनके लिए जो सुविधाएं हमको जुटाना होती है उस सुविधा में केंद्र सरकार मदद करती रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार उस सारी मदद को करने के लिए रेलवे से, सड़क के मार्ग के माध्यम से उनके लिए जो लोग आते हैं उनके लिए, और जो सरकार ने जो 12 शहरों के बारे में उनको पर्यटन और उसके विकास के जो शहर बनाने की घोषणा की है उसमें उज्जैन को भी मिला करके, और निश्चित रूप से जो 4 शहर हैं कुंभ के, जो निश्चित रूप से विश्व के सम्मेलन के रूप में आते हैं, आध्यात्मिक रूप से आते हैं, सांस्कृतिक उत्थान की बातों को लेकर के आते हैं, और एक समागम होता है बिना निमंत्रण के, बिना किसी के और आग्रह के लोग अपनी तरह से आते हैं, वहाँ स्नान करते हैं, और निश्चित रूप से लोगों को मिलकर के आपस में प्रेम बढ़ा करके, बंधुत्व का भाव बढ़ा करके, अपनेपन का भाव बढ़ा करके, और इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं उस आयोजनों के अंदर भी केंद्र सरकार मदद करे। हरिद्वार में ये होता है, निश्चित रूप से प्रयाग में भी ये होता है, नासिक में होता है, और उज्जैन में भी इसका आयोजन होता है। सिंहस्थ राशि में जब सूर्य जाता है तो इसका आयोजन हो जाता है। तो ऐसे बाकी की बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कामगार हैं हमारे, और कामगारों में समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए। ये बहुत लंबे समय से इस प्रकार की बात मजदूर क्षेत्रों में की जाती है। मैं भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्ता रहा हूं और सन 66 से ट्रेड यूनियन के नाते से भी मजदूरों के अंदर काम करते आया हूं, और इसके कारण से मुझे अनुभव है कि काम के समान काम के लिए, और जो मजदूर होता है, जो आकस्मिक काम करता है, जो कैजुअल वर्कर होता है, उसको पैसा उतना नहीं मिलता। फिर जो वर्क चार्ज पर होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट पर होता है, उसको कुछ पैसा मिलता है, किंतु नियमित काम करने वाले को कुछ अलग पैसा मिलता है। तो इस प्रकार से एक ही काम करने के लिए रेगुलर के, कॉन्ट्रैक्ट के और आकस्मिक रूप से काम करने वाले लोगों को जो अलग अलग पैसा मिलता है, उसमें सबसे ज्यादा जो गरीब आदमी वो पिसा जाता है।
और कामगारों के अंदर भी जो सफाई कामगार है, उस सफाई कामगार के बारे में किसी का विचार नहीं जाता है। समाज का एकदम उपेक्षित वर्ग ऐसा समझकर उसको छोड़ दिया जाता है, उसको पार्ट टाइम काम करने के लिए और बाध्य किया जाता है, और पार्ट टाइम काम करने के कारण से निश्चित रूप से उसकी आजीविका चलाने के लिए, उसकी दिनचर्या चलाने के जो दिहाड़ी उसको मिलना चाहिए वो मिलती नहीं है, और पार्ट टाइम में 2000-3000 इसमें उसको काम करता है, और इसलिए उसके गरीब की बात को समझने के लिए सरकार ध्यान देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। साथ ही साथ मैं आंगनबाड़ी के बारे में बात करना चाहता हूं। देश भर में आंगनबाड़ी में उसके काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, उसके सहायक हैं, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायक मिलाकर के प्राय 30 लाख होते हैं। कल मैं मेनका गांधी जी का और व्याख्यान सुन रहा था, और उसमें उन्होंने कहा है कि हम तो 3000 रुपये दे पाते हैं और सहायक को केवल 1500 रुपये दे पाते हैं। क्या 3000 में, क्या 1500 रुपये में किसी भी परिवार का गुजारा हो सकता है जो पूरे दिन भर काम करता है और काम भी दिन भर करता है, सब प्रकार के काम करता है। वो महिलाओं की चिंता करते हैं, वो बच्चों की चिंता करते हैं, वो निश्चित रूप से टीकाकरण की चिंता करते हैं और उनके भोजन की चिंता करते हैं। ऐसे सारे प्रकार के काम करने वाली महिलाओं के बारे में सरकार का, पुरुषों का, जो महिलाएं हैं, पुरुष जो इस काम में लगे हुए हैं, उनकी तरफ हम ध्यान नहीं देंगे तो क्या देंगे। और उसमें कुछ सरकारों ने तो निश्चित रूप से अपने पास से मदद करके और उनका जो आमदनी है उसको बढ़ाने का काम किया है, पर 3000 रुपये से तो गुजारा नहीं हो रहा है। और इसलिए मेरे केंद्र सरकार से गुजारिश होगी कि ये 3000 को बढ़ा करके, और भारतीय मजदूर संघ के आंगनबाड़ी के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने बड़ा एक सम्मेलन करके, एक बड़ा अधिवेशन करके, और यही जंतर मंतर पर मांग की थी कि उनको कम से कम 11,000 रुपये मिलना चाहिए और 7,000 रुपये कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी इंसान है और इंसान के होने का हक और हकूक उनको मिलना चाहिए। इस बात को पूरा करने के लिए भी सरकार आगे आए। ये बात माननीय वित्त मंत्री जी के संज्ञान में लाई गई है, और निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि आपके समर्थन के कारण, आपके समर्थन के, सरकार, आपको मैं याद दिला दूं कि अटल जी ने इस सारी योजना में जो पहले कुछ सैकड़े रुपए मिलते थे उसमें बढ़ाने का काम किया था। उसके बाद फिर ये बढ़ोतरी हुई है, परंतु बढ़ोतरी से गुजारा नहीं हो रहा, और इसलिए आज के मैं आपको कह रहा हूं, हम मजदूरों के बारे में, श्रमिकों के बारे में, मेहनतकशों के बारे में, और जो लोग जिनकी उन्नति होना चाहिए उनके बारे में हम बात करना चाहते हैं, और उसके लिए सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो सारी बातें करेगी। अभी तो शुरुआत है, अभी शुरुआत है, और शुरुआत के अंदर हमने ये बात याद दिलाने का काम किया। मुझे उम्मीद है कि इस बारे में कोई कोताही होगी। आपके साथ चल करके, निश्चित रूप से सबके साथ में चल करके लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं। हमारा सूत्र है संगच्छोद्धम संवदवद्धम संवो मन्नासि जानताम समान मंत्र समिति समानी समान मन सचित्तमेशाम। हम साथ चलें, साथ बढ़ें और साथ लक्ष्य को प्राप्त करके सबकी सुख सुविधा के लिए काम करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कोई दुखी ना हो, इस प्रकार से समाज की सुस्थिति प्राप्त करने के लक्ष्य से ये सरकार सफल हो, मैं इसका समर्थन